आप जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें जो हैं अपने नाजरीन से भी शेयर करूंगा, आपकी भी नॉलेज में लाने के लिए। रीजनल रेवेन्यू ऑफिस लाहौर के अफसरान जो थे वो कल छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी ऑफिस में मौजूद रहे और शरीफ ख़ानदान के टैक्स गोशवारों की तफसीलात का रिकॉर्ड लेकर FBR जो थे वो हेड क्वार्टर पहुँचे। FBR अफसरान ने दिन भर काम करने के बाद वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के 1985 से अब तक के असासों और अदाशुदा टैक्सेस के हवाले से तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट तैयार करके फ़ाइनेंस जो डिवीज़न है उसको भिजवा दी है, जहाँ से रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस को अरसाल कर दी गई थी। वज़ीर आज़म आज अपने करीबी दोस्तों से मुशावरत के बाद रिपोर्ट को कौमी असम्बली में पेश करने का हतमी जो है वो फैसला करेंगे, जबकि इस बात का भी कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के टैक्स गोशवारे जो है ना, ये बड़े गौर तलब बात है वहाब और हमारे नाज़रीन के लिए भी कि टैक्स गोशवारों की तफसीलात आज कौमी असम्बली में शायद इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब जब इजलास से ख़िताब करेंगे तो शायद ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म साहब के इजलास के ख़िताब के दौरान हम ये देखेंगे कि अपोजिशन शायद एहतजाज करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। खुर्शीद शाह साहब जो अपोजिशन जमात के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा कि किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया जाएगा, जबकि शेख रशीद साहब ने अब से कुछ देर कबल जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर तब सुनी जाएगी जब वो अपोजिशन रहनुमाओं की भी तकरीर सुनने के लिए मौजूद रहें। सबसे अहम बात जो वहाब हमारे यहाँ नाज़रीन के लिए है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने तकरीबन अगर बात की जाए 1000 दिनों तक जो ये पार्लियामेंट का इजलास हुआ, 1000 दिन तकरीबन हो चुके हैं, इसमें सिर्फ 40 दफ़ा जो है वो पार्लियामेंट में पेश हुए। मतलब अगर बात की जाए पार्लियामेंट के 40 इजलास को अटेंड किया है, 40 रोज़ तो जो है वज़ीर आज़म साहब पेश होते रहे। और इनमें जो ज़्यादा तादाद है हम अपने नाज़रीन को बता दें, ये उन अदवार या उस दौर की है जब धरना जो था पार्लियामेंट के बाहर मौजूद था, तो वज़ीर आज़म साहब फ्रिक्वेंटली आ रहे थे। इसके बरखिलाफ़ अगर हम बात करें इन 1000 दिनों के हवाले से या 3 साल जो हो गए हैं मौजूदा हुकूमत की दौरे हुकूमत को, तो इसमें तकरीबन 70 दौरे जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल बैरून मुल्क जो है उन्होंने निजी और जो सरकारी दौरे जो हैं वो भी किए हैं। अगर देखा जाए वो पार्लियामेंट से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर जाने पे उन्होंने तवज्जो ज़्यादा दे के रखी। हमारे साथ स्टूडियो में भाव आपके भी नॉलेज के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन है हारिस नवाज साहब जी। आज का जो हंगामा खेज इजलास जो है वो उसके ऊपर तबसरा करने के लिए और मुस्तकबिल के हवाले से बात करने के लिए कि क्या लाहे अमल होगा हुकूमत वक्त का और अपोजिशन जमातों का, क्या हकीकतन अब इमरान खान साहब जो डिफेंसिव होते हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें डिफेंसिव होती हुई नज़र आ रही है, क्या हकीकतन अपोजिशन का जो रोल प्ले करने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी और पनामा लीक्स के हवाले से जो किरदार अदा करने के लिए तवक्का ज़ाहिर की जा रही थी, क्या हकीकतन वो पेश कर सकेंगे कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, वेलकम टू द शो। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से यासीन सीनियर रिपोर्टर हैं, वो ज्वाइन किया है उन्होंने हमें, और हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते हैं कि आज के इजलास के हवाले से उनके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। जी यासीन, क्या तफसीलात हैं, क्या इजलास जो आज होने जा रहा है बड़ा हंगामा खेज़ पनामा लीक्स के मामले को लेकर आज का इजलास जो है वो मुतवक्का है, और जुम्मे को वज़ीर आज़म साहब पेश आने वाले थे पार्लियामेंट में, लेकिन हमने देखा कि वो जुम्मे के रोज़ नहीं आए पार्लियामेंट में और पीर के दिन जो है उनका बताया गया कि परवेज़ रशीद साहब ने कि वो आएंगे और सवालात का जवाब भी देंगे और पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। क्या अहम तफसीलात हैं आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने जुमे को आना था, लेकिन अचानक पता चला कि वो दोशंबे चले गए हैं और वो मंडे को पार्लियामेंट में आएंगे। आज उन्होंने पार्लियामेंट में आना है और जो अपोजिशन ने मुफस्सल 7 सवाल पूछे हैं उनका जवाब देना है। इसी सिलसिले में आज से 2 दिन पहले चौधरी निसार की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, जिसमें परवेज़ रशीद समेत एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर वफाकी वज़रा जो थे वो भी मौजूद थे, और उनको उनकी मुकम्मल तैयारी कराई गई है पनामा लीक्स पे। उनको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसमें कानूनी माहरीन थे, आइनी माहरीन थे, और उसमें खासी वो शख्सियात थी जो पनामा लीक्स को देख रही थी, वो हुकूमत में शामिल थी, और उनको ये बताया गया है कि राह फरार जो है वो मत इख्तियार करें और फौरी तौर पर इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि अपोजिशन जो इस वक्त यक निकाती एजेंडे पे मुत्तफिक है। उनका ये कहना है कि वजीर आजम अपने आप को और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करें। अच्छा यासीन, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, तलाल चौधरी साहब अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन की ये डिमांड है कि वो जो 7 सवालात, अगर आप कहेंगे तो हम अपोजिशन के वो 7 सवालात अपने नाज़रीन के लिए भी दोहरा देते हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से जो हुकूमत से 7 सवालात किए गए हैं और वज़ीर आज़म से उनका जवाब जो है वो पार्लियामेंट में मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने मेफेयर के फ्लैट्स कब खरीदे,
फ्लैट्स वज़ीर आज़म की मलकियत नहीं तो वज़ीर आज़म अखबारात में शाया खबरों की वजाहत करें कि वो फिर अखबारात में जो खबरें शाया की जा रही हैं उसकी वजूहात क्या है वो पेश करने की। चौधरी निसार साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने मेफेयर के फ्लैट्स के हवाले से जिक्र किया था कि अगर उस पर बात की गई तो फिर और सिरे महल और बाकी इशूज़ के ऊपर भी बात की जाएगी। उसका जवाब दें। और 1985 से 2016 तक बैरून मुल्क जायदाद अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनी से मुतालिक जो हैं वो बताएं कि वो कौन कौन सी हैं और कब वो फॉर्म की गई। इन ऑफशोर कंपनीज के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी की कुल मालियत बताई जाए। और छठा नंबर सवाल जो है वज़ीर आज़म और अहले खाना के जमा कराए गए अब तक के टैक्स की तफसीलात। और लास्ट सवाल ऑफशोर कंपनीज के लिए पैसा कहाँ से आया और पैसे को बैरून मुल्क किस तरह ट्रांसफ़र किया गया। तलाल चौधरी साहब ने जिस तरह यासीन कहा, मैंने सवालात भी दोहरा दिए हैं नाजरीन की याद दहानी के लिए। वो ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब किसी 7 सवालों के जवाब नहीं देंगे, वो पार्लियामेंट से जो है वो जो नॉर्मल खिताब होता है वो करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। आपके पास क्या तफसीलात हैं? अगर वो उन सवालात का अपोजिशन के जवाबात नहीं देते हैं तो लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब अगर तकरीर उनकी सुनी जाएगी तो अपोजिशन जमातों के भी रहनुमाओं की तकरीर सुनी जाए। और परवेज़ रशीद साहब ने भी कहा है कि तमाम सीनियर रहनुमा जो हैं अपोजिशन के उनकी बराह रास्त तकरीर जो है वो नशर की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर वो वजीर आजम साहब इन 7 सवालों के जवाब नहीं देंगे तो हमारे ज़ाहिर ने बताया जो 3 बजे अपोजिशन का इजलास होने जा रहा है उसमें एक लाया अमल वो तय करने जा रहे हैं जिसमें उनका ये कहना है कि जितने भी अपोजिशन के अरकान सेनेटर्स हैं, MNA हैं, MPs हैं, वो फौरी तौर पर असेंबलियों से इस्तीफे देंगे और जलाओ गिराओ का जो है वो उन्होंने माजरत के लिए, कथा कलामी के लिए यासीन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बजे जो अहम इजलास अपोजिशन जमातों का होने वाला है उसमें ये मुस्तकबिल में वो इस्तीफे देने के ऑप्शन और उसको पार्लियामेंट के बाहर जो है एहतजाज को लेके जाने की बात की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, वो इस्तीफे भी देंगे और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जबकि शेख रशीद का ये कहना था कि नून के 40 से 50 अरकान का फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो इस वक्त तैयार है, जबकि स्पीकर साहब हमें धमकियां दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि असेंबलियां चलें, पहले नहीं चाहते थे अब तो ये कहते हैं कि असेंबलियों में आए, अब हमें ये भी धमकियां दी जा रही हैं कि हमें असेंबलियों से बाहर निकाला जाएगा। तो उस पे अपोजिशन का बहुत शदीद रद्द अमल आने वाला है अगर आज ये मामला इस तरह हुए। फिर ये भी अपोजिशन जमातों की तरफ से कहा जा रहा है कि वजीर आजम को अगर PTV पे लाइव दिखाया गया और हमें नहीं लाइव दिखाया गया तो इस मामले पे भी मामला खासे खराब हो जाएंगे। हुकूमत को ये तनबीह की गई है कि ये कौमी सासा है PTV, इसमें अगर वजीर आजम को कुछ पूरी आवाम को लाइव दिखाया जाएगा PTV में तो अपोजिशन का भी उतना ही हक बनता है कि उसे भी लाइव दिखाया जाए, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त एक नकाती एजेंडे पे मुत्तफिक है कि हर सूरत में वजीर आजम अपने आप और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एहतसाब के लिए पेश करें कि उनकी ऑफशोर कंपनियां कहां कहां पे हैं और कितनी हैं। जी अच्छा यासीन, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के लिए भी ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था, जो एग्रेसिवली हमने देखा कि अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे और जितना प्रेशर हुकूमत पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्डअप किया शायद और किसी अपोजिशन जमात ने नहीं किया। आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी का आना और इमरान खान साहब का ये एक्सेप्ट करना और इसके साथ साथ अलीम खान, अब्दुल अलीम खान साहब और फिर जहांगीर तरीन साहब का भी अपोजिशन जमातों के हवाले से ऑफशोर कंपनीज में नाम आना, आप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ डिफेंसिव हो गए हैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर ये तमाम जो इस वक्त अगर हम बात करें ये कैंपेन जो चल रही थी पनामा लीक्स के हवाले से वो टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? जी बिल्कुल राज साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जब से इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनी, अलीम खान की और जहांगीर तरीन की जो ऑफशोर कंपनियां हैं और जो अलीमा न्याजी हैं इमरान खान की बहन, उनके जो दुबई में फ्लैट्स हैं, जब से ये एक्सपोज हुए हैं तो उस वक्त के बाद जो है उनके रवैये में, उनके बोलचाल में खासा फर्क आया है। वो अफेंस की बजाय डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए हैं और मामला बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने जो है वो टेक ओवर किया है और आज भी इसको खुर्शीद शाह जो कायदे हस्बे इख्तिलाफ हैं वो ही टेक ओवर करने जा रहे हैं, वो इस सारे केस को प्लीड करने जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है अब उसके मौकफ में खासी नरमी आ गई है, क्योंकि उनके अपने ऊपर बात आ गई है। हुकूमती लोग जो हैं, अब जो हुकूमती वज़रा है जैसे कि परवेज रशीद हैं, ख्वाजा आसफ हैं, ख्वाजा साद हैं, एहसन इकबाल हैं। यासीन, हम आपसे ना गाय बगाए जो है अपने नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे जैसे आपके पास अपडेट्स आती रहती हैं आप हमें देते रहिएगा, इजलास से पहले भी और इजलास के बाद की भी सूरत हाल के हवाले से, और जब इजलास शुरू होगा तब भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिजनेस प्लस को खुसूसी तौर पर अपडेट्स देने के लिए। आपने तकरीबन तमहीद बांध दी आपके लिए, तो आपने अपडेट्स भी सुन ली जो हमारे रिपोर्टर के पास मौजूद थी। अब सबसे पहला सवाल, आप ये समझते हैं कि कुछ अखज़ किया जाए इस
अहम इजलास से या नॉर्मल इजलास होगा? और अपोजिशन जो उम्मीदें लगा के बैठी हुई है पनामा लीक्स के हवाले से, एक सरकारी तकरीर अगर वज़ीर आज़म साहब के हमारे से एक्सपेक्ट की जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा? देखें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी कोई समझ से काम लेती है और अपोजिशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ला के उनके सवालों का जवाब देते हैं, तो फिर तो ये मे बी की एंड अप इन अ एमिकेबल वे। अगर आप ये नहीं करते और आप ये देखते हैं कि अपोजिशन और ये ना एक दूसरे को जवाब देते हैं, तकरीरें करते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ एंड नहीं होगा, यहाँ बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसको कंट्रोल करने के लिए चाहे बात बढ़ जाए ना बढ़ जाए, इसके लिए हर हालत में रूलिंग पार्टी पे डिपेंड करता है और स्पीकर नेशनल असम्बली पे डिपेंड करता है कैसे वो कंडक्ट करते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये इनकम्बेंट है इस वक्त, आई वुड से ही शुड कम टू द पार्लियामेंट द मोमेंट ऑपोजिशन लीडर स्टार्ट गिविंग अ स्पीच, क्योंकि जब वो आते हैं वो बैठ के बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहिए, नोट्स करने चाहिए पॉइंट, जितना भी स्पीकर। लेकिन आपने देखा इससे पहले कि अगर हम धरने के वाक़यात के हवाले से बात करें, वज़ीर आज़म साहब का जिस तरह का रवैया रहा, बड़ा वेरी ऑब्वियस, वो बड़े डिफेंसिव रहे। उस वक्त हमने देखा कि एतजाज़ अहसन साहब ने भी और खुर्शीद शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक तकरीर की, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, और बड़े इल्ज़ामात लगाए। इनफैक्ट अगर आपको वो तकरीर याद हो जिसमें वो चौधरी निसार साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि किस तरह मुझे गुस्से से देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी बड़ा हमने देखा कि हुकूमती रवैया बड़ा पॉजिटिव रहा और बड़ा डिफेंसिव रहा। आप ये समझते हैं कि अब हालात शायद अब पनामा लीक्स की जो दूसरी किस्त आई है और इमरान खान साहब के उस बयान के बाद के 83 में जो ऑफशोर कंपनी मेरे अकाउंटेंट के कहने पे मैंने खोली, आप ये समझते हैं हालात कुछ चेंज होंगे? बहुत हालात चेंज है। देखें, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने और रूलिंग पार्टी ने ऑपोजिशन के से रिफ्यूज ली थी पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए वो रोज आते थे, उनका इंटरेस्ट था। अच्छा, वो जो 40 मैंने वैसे जिक्र किया, वो 40 में एक्स्ट्रा जो थे वो काफी ज्यादा जो थे, दैट वाज द रीजन। वो धरने के दौरान 40 में से ज्यादा, वो वजह ये थी कि उस वक्त उनको पार्लियामेंट की बालादस्ती को शो करने के लिए, ऑपोजिशन के साथ मिलाने के लिए उनको ये स्ट्रेंथ चाहिए थी, जिसकी वजह से किसी ना किसी तरीके से वो धरने को लेटर ऑन इसको फिजल आउट करने में कामयाब हुए कि जमहूरियत जो है वो डिरेल इस एक्सक्यूज के ऊपर। इस वक्त जमहूरियत की बात नहीं है, इस वक्त। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब आज भी वो मीडिया पे, अगर आपको याद हो उनके मीडिया टॉक्स, उन्होंने कहा कि वो गलती थी हमारी जो हुकूमत को हम लोगों ने सपोर्ट, बिकॉज दे उस वक्त नहीं रियलाइज किया। उस वक्त बेसिकली पीपल्स पार्टी का अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। क्या इंटरेस्ट ये था? नहीं, उस वक्त देखो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन सिंध में वो थे। उसके बाद जरदारी साहब के हवाले से कुछ होता तो सिंध को भी, जरदारी साहब को उस वक्त स्ट्रेंथ चाहिए थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम लग गए थे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन हारा हुआ था, उनको अपनी साख बचाने के लिए उनको और हुकूमत की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी, जिसकी वजह से हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को बाद में सपोर्ट किया। बाद में कैसे सपोर्ट किया? सपोर्ट किया कि उन्होंने ना केसेस बनाए, ना जरदारी साहब को मैं फैसलाबाद जितने करप्शन के केसेस 6 करोड़ 6 बिलियन जो पार्टी से 60 करोड़ डॉलर स्विस बैंक में हम खींच के लाएंगे, ये करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्रेसिडेंट ये करना चाहिए। वो जो तकारीर थी वो तो इलेक्शन के ज़माने की थी, 3 साल हो गया। वो आप नहीं समझते कि वो अवाम को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए और अवाम को, उस वक्त जो शुरू में वो ठीक थी, अब लेट हो गई है, अब बातें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं अभी भी फील करता हूँ ये सारी ऑपोजिशन की सक्सेस डिपेंड करती है। अच्छा, हमें काजी अदील फारूकी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। उनके पास जाने से पहले हारिस साहब एक चीज़ आपसे पूछूंगा ताकि फिर जवाब मज़ेदार आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इनिशिएट लिया गया पनामा लीक्स की तहरीक को आगे लेके आने के लिए और धरने और बाकी जो प्रेशर बिल्डअप किया गया, वो कहीं डिफ्यूज़ हो गया पहली बात, और उसको टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? अब इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेकंड टियर पे ज़रूर आ गए, फ्रंट पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो ना खुर्शीद शाह साहब है सर, ये पहले तो नहीं हुआ था धरने की बारी पे, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे वो अलग थे? नहीं, उस वक्त पीपल्स पार्टी और हुकूमत एक थे, इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, यस, आपको पता है वो तो धांधली के ऊपर था, वो तो सारी जमातें। परवेज चौधरी निसार साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जो क्या कहते हैं ये जाली वोट्स डले थे और धांधली हुई थी, उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए और उसका जरूर लेकिन डेमोक्रेसी बात वही कि जी हमने डेमोक्रेसी को डिरेली होने देना। वजह क्या थी कि आपने इलेक्शन बड़ी मुश्किल से जीते थे।
आपने सिंध में भी जीती थी, सिंध पीपल्स पार्टी जीती थी। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त जाके दोबारा री इलेक्शन हो जाए और कोई ऐसी बात हो। एक बात बताएं, 4 हल्के खुलने से री इलेक्शन कहां से? 4 इलेक्शन की तो उस वक्त बात थी ना, बाद में तो बहुत ज्यादा इमरान खान साहब ने तो 4 हल्कों का कहा था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें वो तो 4 पंक्चर की बात थी, 4 की उस वक्त बात थी जब पूरा 1.5 साल वो ये कहते थे असेंबली के फ्लोर पे कि 4 हल्के खोल दें, इनको चेक कर लें। जब नहीं हुआ देन ऑपोजिशन पीटीआई हैड टू गो आउट और उसके बाद फिर 35 पंक्चर की बात शुरू हो गई थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, लेकिन वो फिर उसके बाद विड्रॉ किया था इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा था कि वो बात जो है उस तरह नहीं था, वो सिर्फ वो तो देखें उन्होंने एक था। पॉलिटिकल गलती ये की कि जब प्राइम मिनिस्टर की रिजाइनेशन की बात की तो अगर वो उस वक्त बात ना करते, बाकी 5 पॉइंट के ऊपर जो थी गवर्नमेंट तैयार हो गई थी, तो वो उनसे काफी ब्लंडर हो, खासतौर पर जब आर्मी चीफ ने बुलाया, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो वो इवन पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन के लिए तैयार थे और जब चीफ आर्मी स्टाफ के पास गए थे। लेकिन सर वही मैंने वही कहा कि आप समझते हैं कि धरने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो प्रेशर बिल्ड किया और सस्टेन किया, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने में कहीं धांधली के केसेस के हवाले से कहीं अपने आप को विक्टिम नहीं समझती थी। आप ये समझते हैं कि पनामा लीक्स में शायद वो शेकी थोड़े से हो गए और वो ऑपोजिशन जमात को सामने लेके आए? बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये आप समझते हैं? नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये अगर मिस्टर अलीम या जहांगीर तरीन या इमरान खान साहब या और कोई, मैं कहता हूँ चाहे जो भी है ना, एक तो ये कंपैरिजन विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्ट्रेचर के हिसाब से ये वो बात नहीं आती है, ना वो करप्शन उस लेवल की है। नंबर 3 बात है कि मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान को सिंपल कहना चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ अपने आप को इकट्ठा पेश करता हूं। मैं अदील के पास जा रहा हूं, आपके ख्याल में एक पॉइंट पे हैं? दे आर एट वन पॉइंट, बट सारी डिपेंड करती है पीपल्स पार्टी। ये पीपल कहीं ना कहीं डिच मार जाएगी और उस वक्त ये सारी गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, सारा डिपेंड ये करता है। सीनियर रहनुमा एसपीपी हैं पाकिस्तान तहरीक, सारा डिपेंड इस पे करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे ख्याल में आज का जो इजलास है उसके ऊपर बड़े टोटल डिपेंड यही करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की आवाम जो है और अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं वो पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंट है, इसलिए कि ये देन इट बिकम्स अ स्ट्रांग फिस्ट, अदरवाइज देयर फिंगर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इस मौजू पे आपने बुलाया मुझे बात करने के लिए। देखें, ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि नून लीग आते ही इन्होंने एक मफाहमत की, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी उन्होंने एहतसाब का सिलसिला शुरू नहीं किया। शायद इनकी या नॉलेज में तो होगा, भूल रहे हैं ये। अभी भी देखें हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप नए कोर्ट में मुसलसल आते हैं, पेश होते हैं। जी, उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी जब थे उस वक्त भी जी बिल्कुल आए तो वो उस वक्त कोर्ट में पेशी उनकी थी। फिर जरदारी साहब का आप देखें कि एक वो नैब कोर्ट से उनकी जो वो बरी हुए बाइज्जत तरीके से, वो भी इसी गवर्नमेंट में वो केस चल रहा था। इन्होंने वो रेफरेंस दाखिल किया और इन्हीं की दौर में जो है बात ये है कि इन्होंने किया था वो जो कमीशन बनाया नून लीग ने, अपना पूरा शौक पूरा कर लिया, एहतसाब रहमान ने जो भी जिस तरह भी किया, खैर वो लंबी डिटेल है। दूसरी बात इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से, और आज भी हम इस बात पे हमारा ये क्लियर एक मौक़िफ़ है कि अक्रॉस दी बोर्ड सब जिसका भी नाम आ रहा है, देखें कौम को अब आपको एहतसाब करना होगा, और एहतसाब ऐसा ट्रांसपेरेंट, इसमें यह नहीं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त शायद उनके जज्बे इस वक्त थोड़े बहुत मांद पड़ गए हों, चूँकि जिस जज्बाती अंदाज में वो एक जो मैं बात कर रहा हूँ वही आप उसको दोहरा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, शायद इनकी अब ख्वाहिश ऐसी हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वही क्लियर मौक़िफ़ है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि एक इस मुल्क का सबसे बड़ा ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो, उनको चाहिए अपने आप को क्लियर करें, एहतसाब वहाँ से स्टार्ट हो। फिर जिसका भी नाम आ रहा है उसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी के जिन लोगों का, चाहे वो जिस पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हैं या जिस सतह के भी हैं, टॉप टू बॉटम सबका एक एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब ऐसा हो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इससे कोई खौफ नहीं है। जो है वो जुडिशल कमीशन फॉर्म करने में वो तो उन्होंने इनकार कर दिया है। नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात की, देखे ना सुप्रीम कोर्ट, आप तो डिमांड कर रहे हैं, अगर ये अच्छी बात है नहीं तो डिमांड आपकी भी हम उनको डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिन अदारों को, जिन लोगों को चाह रहे हैं, जिन कंपनियों को कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट हो या कमीशन जो कमिशन के सामने पेश हो, होगा। आप लोग तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में अब जब सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशल कमीशन के जरिए जो है एहतसाब नहीं करता या इंक्वायरी नहीं करता तो कोई और सरकारी इदारा करेगा। आप वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में खुद ये कह रहे हैं कि हमें एतबार ही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब होंगे तो इन्फ्लुएंस वो अपना डालेंगे। हमारा पहले से क्लियर मौक़िफ़ रहा है, नवाज शरीफ साहब ने ही ये बात बहुत अरसा पहले की थी कि जी मेरा एक असूली मौक़िफ़ है। जब उनसे सवाल किया जाता था वो कहते थे मेरा एक असूली मौक़िफ़ है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को स्टेप डाउन करके घर जाना चाहिए। उसके बाद अगर उन पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो अल्लाह बिस्मिल्लाह वापस आ जाएं। हम भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपने ये टीओआरस के अंदर तो ऐड नहीं किया। देखिए टीओआरस के अंदर ज़ाहिर सारी मुतफ़िका अपोजिशन जमातें थी, उनको भी एतमाद में लेना था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोग इस्तीफ़े पे नहीं बात कर रहे थे। आपको पता है बहुत सारी जमातें जो हमारे दो जमातें बात नहीं कर रही थी, मुतफ़िक नहीं है, बहुत सारी और जमातें भी थी जिनके कुछ ईमान थोड़े से मुतज़लज़ल थे। वो कौन से नाम? लेकिन उनको ऐसे ना करें ना, नाम बताएं दिल साहब, मुझे याद नहीं है ना। आपने देखा कि बहुत सारी जमातों ने, मैंने नहीं देखा दिल साहब नाम बताया। जैसे मैं फर्ज करें एमक्यूएम ने उस वक्त कहा जी बाद में क्लियर कर दूं, सुन लें, बाद में राब्ता कमेटी का एक बयान आया, इजलास उस वक्त तक खत्म हो गया था, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। फिर उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर को मॉरली ये है कि इस्तीफा दे के जाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीजें थी। ज़ाहिर आपको पता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब बैठती हैं। अच्छा एक बात, आप यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, अब 7 सवालों के जवाबात के हवाले से तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं वो तो आपका जवाब नहीं देंगे। आप बाज़िद हैं कि सवालनामा जो एतजाज़ हसन साहब ने कहा था कि उसका जवाब हम ज़रूर लेंगे पार्लियामेंट में। वज़ीर आज़म साहब आपके 7 सवालात के जवाबात नहीं देते, आप अपनी तकरीर करते हैं, वो अपनी तकरीर करते हैं, सब अपने अपने घर। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो जुडिशल कमीशन जो है फॉर्म लाहे अमल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए हम ये तो फिर प्रोलॉन्ग होता जा रहा है ना, आपको नहीं लग रहा कि लंबा होता जा रहा है? वो टाइम टेकिंग है और उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनने के बाद वो क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर अपोजिशन बैठ के जो भी होगा अगर आप इजाज़त दें तो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं यासीन हाशमी साहब, उनके पास कुछ अपडेट्स हैं इस्लामाबाद से, अगर आप कहें तो हम ऐड कर दें। जी यासीन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास मुशावरती इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। इजलास में वफाकी वज़रा भी थे, कानूनी और आइनी मुशीरों की शिरकत भी थी और इजलास में अटारनी जनरल इस्रा साफ की भी शिरकत थी। इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उनको कौमी असम्बली में खिताब और पनामा लिस्ट पर जो है वो पॉलिसी बयान की तैयारी पर भी गौर किया गया। अपोजिशन के सवालात और उनके मुजवजा जवाबात का कानून की रोशनी में देने का जायजा भी लिया गया। इसी तरह उनको बताया गया कि आपने किस तरह सवालों के जवाब देने हैं और बहुत सारे मशावरत की गई कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त। अच्छा यासीन, आप ये बताइएगा कि कौन कौन से अहम रहनुमा इस मुशावरती इजलास में मौजूद थे? ही जो है वो बरीयत है, क्योंकि इस वक्त तमाम अपोजिशन जो है वो एक ही नुक्ते पर इकट्ठी हुई है कि जो 7 सवाल हैं इनके जवाबात हमें हर सूरत में चाहिए। वज़ीर आज़म अपने आप को और अपनी फैमिली को एहतसाब के लिए पेश करें। ऑफशोर कंपनियां कैसे बनी, क्यों बनी, पैसा किस तरह बाहर ट्रांसफर हुआ, इसकी तफसील चाहिए। जबकि अपोजिशन की तरफ से इमरान खान के ऊपर भी दबाव है कि वो भी उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई, फिर सेल आउट कैसे की। अच्छा यासीन, ये बताइएगा कि मुशावरती इजलास के अंदर कौन से अहम रहनुमा हुकूमती साइड से जो है वो जमात से वो शामिल थे? जी वज़रा उसमें शामिल थे, जिसमें एहसन इकबाल भी थे, चौधरी निसार भी मौजूद थे, ख्वाजा आसफ भी मौजूद थे, परवेज रशीद भी मौजूद थे, उसमें दानियाल अजीज भी थे, चौधरी तलाल भी थे। पूरी एक टीम जो इस वक्त वज़ीर आज़म को लीड कर रही है शहर इक़्तिदार में, उन सबको बुलाया गया था। कानूनी मशीरों को भी बुलाया गया था और पूरी एक कानून के माहिरों की एक टीम वहाँ पे मौजूद थी जिनसे मशावरत की गई कि आज किस तरह निपटा जाए अपोजिशन से और क्या उसके लिए हिकमत अमली होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की को पूरी तैयारी कराई गई है और जितने सवालात पूछे गए हैं उनका कानून की रोशनी में जवाब देने की जो एक रिहर्सल थी वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कराई गई। जी अच्छा यासीन, आपने कहा कि 3 बजे जो अपोजिशन जमातों का भी एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है। कौन कौन सी सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन की वो इस इजलास में शिरकत करेंगे, कौन कौन से अहम रहनुमा जो हैं इस इजलास में शिरकत करेंगे, उसकी अपडेट दे दे। फिर जैसे वो इजलास शुरू होगा और उसके अपडेट्स आपके पास आती रहेंगे, हम ऐड करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। आप हमारे नाज़रीन को बता दें कौन कौन सी अपोजिशन जमातें इस अहम इजलास में शिरकत करेंगी। आजिला साहब, इसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह होंगे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान होंगे। इसी तरह जमात इस्लामी की तरफ से सिराजुल हक होंगे। ANP की तरफ से ये 9 जमातें हैं। MQM की तरफ से डॉक्टर अब्दुल सत्तार होंगे। अच्छा, जिन ऑपोजिशन जमातों ने TOR फाइनल किए थे 9 जमातों ने, वही तमाम 9 जमातों का इजलास हो रहा है। ये जो आज इजलास पार्लियामेंट में हो रहा है, वजीर आजम को जो बुला के सवालात का पूछा जा रहा है कि इनसे किस तरह निपटना है, और जो लाए अमल है अभी तक जो हमारे जराए बताते हैं कि ये बड़ा खौफनाक किस्म का रद्द अमल होगा अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि अपोजिशन यहाँ तक तैयार हो गई है कि वो इस्तीफे तक देने के लिए तैयार हैं, सूबाई असेंबलियों से, कौमी असेंबली से। चले यासीन, अब ये अपोजिशन जमातों के दोनों सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जरा कंफर्म कर लेते हैं। इसरार अब्बासी साहब, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं, मुझे आपकी मुस्कुराहट जो है बड़ी मायनी खेज लग रही है। पहले हमारी आवाम को तो बता दें कि आप आज खुश हैं या तंजिया मुस्कुराहट है, ये जरा एक बता दें। और ये बताएं कि ये जो यासीन हाशमी साहब ने हमारे एक अपने जराए से खबर दी है, आप इसको कंफर्म करते हैं कि एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है अगर वज़ीर आज़म साहब जो है वो 7 सवाल जो है उनका जवाब नहीं देते और मुस्तकबिल के हवाले से, पनामा लीक्स के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त आपको नज़र नहीं आती, तो अपोजिशन जमातों के पास एक ऑप्शन इस्तीफ़े देने के बाद जो है सड़कों पर या पार्लियामेंट के बाहर जो है एहतजाज की सूरत में अपने आप को आवाम के सामने पेश करने की भी है ऑप्शन के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहब, मेरी मुस्कुराहट का जो आप जिक्र कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर सिर्फ आपके लिए है। अच्छा। क्योंकि यहाँ जब भी प्रोग्राम्स में हम आते थे तो आप हमेशा हमारी जो एहतजाज था उसके ऊपर ये कहते थे कि आप पार्लियामेंट के फोरम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने पार्लियामेंट का फोरम भी इस्तेमाल कर दिया, और आज आपको साबित हो जाएगा कि इस पार्लियामेंट की क्या वक़्त है। अगर वज़ीर आज़म जिस पार्लियामेंट से मुंतखब हैं उसको वो जवाब दे नहीं है तो उस पार्लियामेंट की क्या वक़्त रह जाती है। बिल्कुल दोस्त। जब जहाँ तक दूसरे ऑप्शन की बात है, इस्तीफ़ों का ऑप्शन डे 1 से ज़ेरे गौर है, लेकिन उसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखा गया है। और देखिए, एज अ ऑपोजिशन पार्टीज हमारे पास चॉइसेस क्या थी। हमने हुकूमत को हर सतह पर जो है ना सपोर्ट किया कि वो आके इस मामले को क्लियर करे। हमने कहीं उनको दीवार से नहीं लगाया। आप अभी अपनी बात कर रहे थे, जब मैं आया उस वक्त आप बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उन TORs को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जो गवर्नमेंट ने उनको भेजे थे। उन्होंने जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन की नहीं, उन्होंने कहा इन TORs के ऊपर नई फॉर्मेशन हो सकती है, आप क्लियर कर दें, एक मुत्तफिका TORs ले आए, हम उसकी प्रोब करने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट और तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने गवर्नमेंट के उन TORs को पहले रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया उस वर्डिक्ट को जो ऑपोजिशन पार्टीज ने किया हुआ था। अब अच्छा, एक चीज बताइएगा कि आप समेत बाकी ऑपोजिशन जमातें जो है इस बात पर बड़े जो है इस फैसले को, जुडिशल कमीशन के इस फैसले को बड़ा खुश आइन तौर पर लिया और पॉजिटिव वे में लेकर उन्होंने कहा कि अब हमें कानून साजी की तरफ जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि जुडिशल कमीशन की तरफ जाएं। एग्जैक्टली। देखिए, मसला ये है कि दुनिया भर में जहां जहां ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो है ही नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। जिन जिन ममालिक के सरबराहान इसकी जद में आए वहां कानून साजी हुई। फ्रांस सबसे पहला मुल्क था जिसने अपने कानून। अब इवन आप एक न्यूजीलैंड को देख लें कि न्यूजीलैंड के अगर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ने उसको जो है स्पीकर ने उनको ऐवान से बाहर निकाल दिया। ये होती है डेमोक्रेसी। अब ये तो नहीं है कि आप बादशाह सलामत है और स्पीकर भी आपके इशारों पर चलेगा और अपोजिशन भी आपके इशारों पर चलेगी, ऐसा नहीं होता। आज पूरी दुनिया को यह देखना है कि दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज फर्क क्या है। अच्छा इसरार साहब, सबसे अहम जो इस पे पॉइंट आता है, आपने कहा कि अब तमाम अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि जुडिशल कमीशन फिल वक्त TORs को सामने मद्देनजर रख के देखा जाए तो नहीं फॉर्म हो सकता, तो हमें कानून साजी की तरफ जाना चाहिए, जो तमाम अपोजिशन जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान पे अगर हुकूमत की बात की जाए, उन्होंने जब कोई काम करना होता है और कोई कानून साजी करनी होती है, ओवरनाइट जो है वो बिल पास करके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं और फिर बाद में उन चीज़ों को पास करते रहते हैं ऑर्डिनेंस की सूरत में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तौर पर भी देखा कि ओवरनाइट उसको हमने पास कर लिया, 3 महीने के अंदर उसको फिर अप्रूव भी करवा लिया। आपके ख्याल में ये इतना जल्दी हो पाएगा? अगर कानून साजी की तरफ भी जाते हैं, उसके अंदर जो फ्लॉज आएंगे, कमेटियां फॉर्म होंगी, फिर उनकी सिफारिशात आएंगी, वो पार्लियामेंट में आएंगी, वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो जो 30 डेज या 90 डेज के अंदर एहतसाब का अमल, या हम किसी कंक्लूजन पे आने की बात कर रहे थे जुडिशल कमीशन के जरिए भी, वजीर आजम का एहतसाब हो या वक्फ द बोर्ड किसी का भी हो, आप समझते मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा एक ऐड भी कर दूंगा। आप कह रहे हैं ना ऑर्डिनेंस, कई जगह तो ऑर्डिनेंस जहाँ नहीं हो सकता था वहाँ रातों रात कानून साजी भी की गई। जब 58(2) भी खत्म की गई और फारूक लगारी साहब से आधी रात को जाके सिग्नेचर लिए गए, वो भी आपको याद होगा। जहाँ गवर्नमेंट की अपनी विल होती है वहाँ वो रास्ता निकाल लेती है। हमने तो एक सोल्यूशन ये भी दिया कि आप नैब को अथॉरिटी दे दें
और नैब जो है वो इसकी बिल्कुल 15 दिन के अंदर शफाफ तहकीकात कर सकता है, उसके पास वो सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं। सिर्फ इदारों को मजबूत करें, ये ना हो कि इदारों को आप सप्रेस करके कि वो जी गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। हुकूमत इस इन हालात में माजरत के साथ देखिए, हम ऐसी कोई हेल्दी डिस्कशन करें जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सूदमंद भी हो ना, ये ऐसी सिर्फ तनकीद और सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करके ना चले। आपके ख्याल में एक तरफ आप ये कहते हैं वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में जुडिशल कमीशन भी हमें ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता कि उनका अपना इन्फ्लुएंस होगा। कानून साजी हो या किसी इदारे को तहकीकात देना, आप ये समझते हैं फिर इस सेटअप के ऊपर या वजीर आजम साहब की मौजूदगी में मुमकिन हो पाएगा? देखिए, कानून साजी, उसका फिर हल क्या निकालेगा? कानून साजी और ये जो तहकीकात, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट में ऑल्दो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है लेकिन ऐवान बाला में नहीं है, ऐवान ज़ेरी में है और वो निगोशिएशंस करती है और फिर दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों से कोई बातचीत करके किसी न किसी तरीके से। लेकिन जो चीज उन्होंने करवानी होती, माजरत में तस्हीह अब मैं चाहूंगा, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने उसकी नफ़ी की थी कि ये ऑर्डिनेंस बेसिक जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ हैं उसकी वायलेशन आती है। लेकिन आप नहीं समझते कि वो दोनों जगह उससे वाने ज़री से भी और वाने बाला दोनों जगह से पास हो गया? देखिए, उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस थे और जिस तरह की मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत थी और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो एक कड़वी गोली निगलनी पड़ी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। और उसमें रज़ा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है मौजूदा, उनका स्टेटमेंट भी आपके सामने है। बाज़ औक़ात आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद वक्ती, डॉक्टर भी आपको बाज़ औक़ात इतनी तकलीफ दे इंजेक्शन दे देता है जो जिसका रिएक्शन का भी खतरा होता है, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए अगर आपका बाजू भी काटना पड़े तो डॉक्टर उसके लिए भी जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि इस वक्त दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, एक मुल्क में तमाम लोगों का एहतसाब और एक स्पेशली वज़ीर आज़म का एहतसाब। देखिए, मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर कह चुका हूँ कि अगर हुकूमत खुद क्लियर होगी तो किसी और शख्स की मजाल नहीं है कि वो कोई गलत काम कर सके, लेकिन अगर हुकूमत खुद गलत होगी तो वो किसी को रोक नहीं सकती। यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि वज़ीर आज़म साहब खुद क्लियर नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर बात आई तो आज इमरान खान साहब जब पहुंचे तो उन्होंने पहले ये बात की कि कौमी असम्बली में सबसे पहले मैं खुद अपना जवाब दूंगा, फिर वज़ीर आज़म से सवाल करूँ, ये नहीं कि जी मैं पहले आपसे पूछूं। हालांकि अखलाकी तौर पर इमरान खान ने तो कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था, वो जवाब दे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहली अपनी स्पीच में भी कहा कि आप अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, मेरे से शुरू करें, मेरे से एहतसाब शुरू करें। तो ये लीडर्स की निशानी होती है कि अगर वो क्लियर होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता किसी किस्म का भी एहतसाब हो, अगर वो क्लियर है। और अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर वो इसी तरह के हेली बहाने करते हैं, कभी इस तरफ निकलते हैं, कभी उस तरफ निकलते हैं। तो अब आज बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, मैं समझता हूं। दो तीन चीजें मेरे पास आई हैं, अगर आप कहें इजाजत दें तो। अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर भी सरकारी जो टीवी चैनल्स हैं उस पर दिखाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने हुकूमत का बड़ा मुतालबा जो था हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था, जो मान लिया है अपोजिशन जमातों की जानिब से। उनका कहना है कि सरकारी टीवी पर अपोजिशन अरकान की भी तकारीर दिखाई जाएंगी कबल अज़ीं। जो अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत सरकारी टीवी पर बैठ कर इल्ज़ामात लगाती रहती है, हमें भी सफाई का मौका फराहम किया जाए। परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के इल्ज़ामात को आज धो डालेंगे। परवेज़ रशीद का आज का होने वाले कौमी इजलास के हवाले से कहना था कि इमरान खान ने दुरुस्त कहा है कि आज पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख का अहम दिन है। उन्होंने कहा कि इमरान खान सड़कों चौराहों के बजाय जो कहना चाहते हैं पार्लियामेंट में आके कहें, क्योंकि पूरी कौम मुंतज़िर है। इमरान खान आज पार्लियामेंट में आकर सच बोलेंगे और तारीख रकम करेंगे। ख्याल रहे कि आज पानामा लीक्स के हवाले से कौमी असम्बली का आज अहम इजलास है, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने ख़ानदान की ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और वजाहत भी देंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक अहम जो है वो ख़बर और भी आई है। वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ साहब का पनामा लीक्स के दबाव और शदीद गर्मी के बावजूद अवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का फ़ैसला। वो कल मौलाना फजल रहमान साहब की दावत पर डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब भी करेंगे। पनामा लीक्स और इल्ज़ामात के जवाब में अपोजिशन को सियासी मैदान में टफ टाइम देने के लिए अवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का फ़ैसला किया गया है और कल मौलाना फजल रहमान साहब की दावत पर डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करेंगे। जबकि दिन के एक दिन के वक्फे से 19 मई को गिलगित बल्तिस्तान का भी दौरा करेंगे, जहां वो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हिस्से पर जो है उसका इफ्तिताह भी करेंगे और इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। 20 मई को वो सवात में अपने ख़ानदान की तरफ से तोहफ़े के तौर पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे। ये आपके लिए मैं ज़रा इन्फसाइज़ करके मैं पढ़ रहा हूँ। 20 मई को सवात में वो अपने ख़ानदान की जानिब से तोहफे के तौर पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे और जलसा आम से खिताब भी करेंगे।
अच्छा, वाज़ेह रहे कि पनामा लीक्स का मामला सामने आने के बाद वज़ीर आज़म ने भी अपने सियासी मुखालफिन को टफ़ टाइम देने के लिए राब्ता मुहिम का आगाज़ किया था। ब्रेक की जानिब जाते हैं। इस वक्त जो है न्यूज़ अपडेट का वक्त हुआ है। न्यूज़ अपडेट के बाद जो है दोबारा इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे और हारिस सवाद साहब से पूछेंगे कि राब्ता मुहिम जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से झंझोड़ने के बाद उनको याद आई है या हकीकतन आगे 2018 के इलेक्शंस और जो इलेक्शंस होने वाले हैं आगे मुस्तकबिल करीब में, उसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब को आवाम का ख्याल आ गया। इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मचाएं, देखते रहें बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो पनामा लीक्स के हवाले से कौमी असम्बली का जो आज इजलास होने वाला है 5 बजे, उसके हवाले से जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जो है गुफ्तगू जारी थी और हमने ये सवाल किया था कि वज़ीर आज़म साहब जो ये राब्ता मुहिम इस वक्त कर रहे हैं अवाम से राब्ते के हवाले से, तो क्या हकीकतन अब ऑप्शन नहीं रहा या ये जो प्रेशर अपोजिशन जमातों की जानिब से डाला जा रहा है ये वो वजह है? और इसके साथ साथ ऑप्शंस हुकूमत के पास अगर बात की जाए जुडिशल कमीशन फॉर्म करने के बाद ना हो तो क्या कानून साजी ही वाहिद ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन भी है? हारिस सवाद साहब से इसका जवाब लेंगे। जी हारिस साहब। देखें, ये राब्ता मुहिम जो है ना, ये तो बिल्कुल अनकॉल फॉर है और ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुकूमत चला रहे हैं, उनकी और बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और इस स्टेज के ऊपर हुकूमत कभी जलसे नहीं करती है, जलसा आम नहीं करती है, जाके ऐसे बातें नहीं करती। वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस करती हैं, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी अक्सरियत है, वहाँ पर लोग अवाम के नुमाइंदों को बताएं और वो जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को जो भी करना है, जिस तरीके से भी करना है, वो पर काम करें। दिस शोज़ देयर वीकनेस कि वो अटेंशन डाइवर्ट हो गई है, अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया है और वो परेशानी के आलम में अब जाके अवाम के पास जा रहे हैं, उनसे जाके बताना चाह रहे हैं और दे वांट टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट टू द अपोजिशन। कि जब वह जलसा होता है, जितने लोग इकट्ठे होते हैं, इससे पता चलता है कि वो कि जो गवर्नमेंट ज़रा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी स्टैंडिंग नहीं है और जिसकी वजह से लोगों को पता भी है और वो जिस तरीके से वहाँ पर बातें हुई हैं, बातें वो वहीं पर पीटीआई ने जलसा किया, कहते हैं उनसे बहुत बड़ा जलसा, तो ये उनकी अपनी अहमियत कम होती है। सेकंड, अगर वो लेकिन ये राब्ता मुहिम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिल्कुल राब्ता, ये दिस शो के वो कमज़ोर अपने को फील कर रहे हैं। क्यों? यही जो सर अभी तक हुआ क्या, 2 माह हो गए तकरीबन पनामा लीक्स के वो आए हुए पेपर्स को और उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। साइज तो उनके ऊपर हो रहा है ना, तो वो भी एक वजह है। सेकंड, अगर वो जाते हैं तो उनको किसी हालत में ऐसी राब्ता मुहिम में ना सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, ना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर उनको अपनी पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल करें किसी हालत में, क्योंकि ये कहीं भी वो ऐसी जगह नहीं जा रही जहाँ कोई गवर्नमेंट का काम हो, गवर्नमेंट की ऑफिशियल विजिट हो जिसमें जाके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में पेश करें। तो ये चीज़ें उनको खुद ब खुद नज़र रखनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। सेकंड बात है कि इस वक्त पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट शो करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को पूरी अपोजिशन की तकरीरें सुननी चाहिए, फिर अपनी तकरीर करनी चाहिए और ये नेचुरली अभी आई थिंक आपने बताया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि पीटीवी पूरा लाइव दिखाएगा, इट्स अ वेलकम स्टेप होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास वो 2-3 ऑप्शन हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में इन एनवायरनमेंट्स के अंदर मॉरली भी अगर इस स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं स्टेप डाउन होता हूं और पीएमएल के अंदर से ही अगर कोई नया लीडर ले लें तो मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, अगर वो क्लियर हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये कि अगर इस स्टेज के ऊपर वो जाके प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कहते हैं कि ये असेंबली डिसॉल्व कर दें क्योंकि हमारे पे इल्ज़ाम है, वी वांट टू गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम वहाँ से मैंडेट लेके अपने को क्लियर करके साफ़ होके फिर आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी उनकी विन सिचुएशन होगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी की इस वक्त ओवरऑल ये तो आप ऑप्शन तो नहीं दे रहे मेरे ख्याल में। ऑप्शन ये बहुत बड़ी ऑप्शन है इनके पास, पीएम के पास, कि अगर वो जाके देखें इस वक्त ना तो स्ट्रक्चर है पीटीआई का, कोई इतना बड़ा इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है पूरे सूबों के अंदर, तो अगर वो उसी तरीके से केपीके में जाके ले लेते हैं और पंजाब में कुछ सीटें लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा वो हुकूमत को डेंट नहीं डालते। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त उनकी इतनी साख डाउन है कि सिंध में अगर वो कुछ कर लेंगे बाकी तीनों सूबों में इतनी कामयाब नहीं होंगे।
इस लिहाज से अगर इस वक्त ये जाते हैं और इलेक्शन करा के दोबारा आ जाते हैं तो आई थिंक दे विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी। सर इस वक्त ऐसी पोजीशन है आपके खैर प्रैक्टिकली अब बताएं जो ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड जो है वो हालात है, आप ये समझते हैं कि वो इस एक्सट्रीम पे जाएंगे? सारे इससे देखें, एक तो वो सारी सिंपैथी पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है पार्लियामेंट से, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट जो है वो ऑप्शन के तौर पर एक रख, अगर आप गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर इनकमेंट है कि वो कहेंगे नहीं वो तो करेंगे, लेकिन आप ये समझते हैं कि ऑप्शन के तौर पर लिया जाएगा ऑप्शन जहां पर वो 7 सवालों के जवाब नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं कि देखें अगर ये अपने आप को इस तरीके से करेंगे, ये अपने आप को और एक्सपोज कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम डाल रहे हैं, फिर वो बात करते हैं कि ये डेमोक्रेसी डिरेल हो गई, ये प्रॉब्लम्स हो गई, ये हो गई, तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर इनकी सोच सियासी है, सोच जमहूरी है, तो ये एक ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक अपने को कामयाब कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। दिस बट आई पर्सनली फील। अच्छा पहले मैं जो सवाल इनसे किया था मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, राब्ता मुहिम के हवाले से बता दें कि क्या ये दुरुस्त है कि राब्ता मुहिम जो की गई है वो प्रेशर बिल्डअप होने के बाद हुई है, और उसके बाद ऑप्शंस के ऊपर अगर बात कर लें आपके नज़दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मौक़िफ़ देखा जाए तो क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त हुकूमत वक्त के पास? सबसे पहले आप देखें कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है जलसे जुलूस करने की, यानी सिटिंग गवर्नमेंट है इनकी और ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, उसमें भी इस सर राब्ता मुहिम मैंने क्लियर किया नहीं, राब्ता मुहिम वही जलसे जुलूस है ना सर, क्यों जो कर रहे हैं या तो इनको ये इदराक हो गया है कि अब इलेक्शन में जाना है, हम टिक नहीं सकते, हमारे इस तरह के अमाल हैं कि अब हमें जाना पड़ेगा, या तो ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो इलेक्शन की तैयारी भी जो है वो सरकारी ख़जाने पे तो ना हो ना। आपने देखा हरीपुर वो मानसेरा वाला जो जलसा था प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये किस तरह ऐलान कर रहे थे, मुल्क की दौलत जी आपसे मैं खुश हूँ, आप नारे लगा रहे हैं, ये लैपटॉप दे दिए, ये आपको रोड दे दिया, ये कर दिया, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये नहीं है। दूसरी बात ऑप्शन वाली, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए और वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो जी असेंबली को डिसॉल्व करें, जैसे इन्होंने एक बात इन्होंने कहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं मौक़िफ़ कि आप ये चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन के तौर पर मैं एक बात हो सकता है ऑप्शन। देखिए ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ऑप्शन के तौर पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर को तो हमारा पहले दिन से मौका, वो एक अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। उसके बाद जब मुतालबा आया नहीं है, वैसे मुतालबा आया सर, मुतालबा आया नहीं सर, मुतालबा आया चेयरमैन साहब ने, सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान को, सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे चेयरमैन हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी पॉलिसी के हवाले से अगर देखा जाए तो बाकी रहनुमा और आसिफ अली जरदारी साहब तो कुछ और कह रहे थे। इसरार अब्बासी साहब मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा, एक चीज मुझे दे दें जी इसरार साहब, सिर्फ आप ये जान लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि इस वक्त जो है इस्तीफा ले लिया जाए वजीर आजम साहब से, या ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनकी जाती ख्वाहिश है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, उनकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, किसी भी जगह उन्होंने ऐसी बात नहीं की। इजलासों में भी उन्होंने ये कहा कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मैं वो अल्फाज कोट कर रहा हूं कि हमें इस हद तक के लीडर हैं, मैं तो सर अपोजिशन के लीडर का चेयरमैन से देखिए ना, जो चेयरमैन है मासूम के साथ जो चेयरमैन है अपोजिशन लीडर के दरमियान जो है वो राब्ते का फुकदान है, और वो जो है पॉलिसी अलग अलग है कि अपोजिशन लीडर जो है वो कुछ और सोच रहे हैं, चेयरमैन साहब वो चेयरमैन एक्स चेयरमैन के दरमियान ऐसी बात नहीं है। जब चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आया, आप वो सिनेरियो भी देखें ना, इजलास हो रहा था अपोजिशन जमातों का, उसमें बहुत सारी जमातें, जैसे मैंने पहले कहा, वो इस चीज़ पे एग्री नहीं थी। अब जाहिर है जब आप एक कलेक्टिव मिलके सारा एक मौक़िफ़ लेते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं कोई, तो सारी अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेना पड़ता है। मैंने कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जब चेयरमैन ने कह दिया तो पार्टी का वही मौक़िफ़ है इस मौके पे। लेकिन बहरहाल ये जिस ब्रेकिंग अमूमन मैं बता दूं, कारीगर होती है, मैं आपको बता दूं अभी, अब ये मैं आप अपने तमाम रिसोर्सेज से एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने जो इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी को बुला के बिठाया और कहा कि आपने इस्तीफा डिमांड करना है, जब वो चले गए, वो इजलास में नहीं बैठे, इजलास के अंदर इनकी लाइन चेंज थी। क्यों? व्हाटसोएवर, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब का इन्फ्लुएंस था या खुर्शीद शाह साहब। मैं एक मिनट सिर्फ एक मिनट मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आपके मैं हारिस साहब असल में ना लुच दे रहे थे, तो मैंने कहा आप मुझे बता दें, आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पॉलिसीज के हवाले से पॉलिसी डिफरेंस, ठीक है, लेकिन होल्ड क्यों है जरदारी साहब का पार्टी के ऊपर, इससे वो उनकी जब तकरीर के बाद इतनी वो अहमियत नहीं होती है, कुछ चेंज कर दी जाती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी का और PMLN का कहीं ना कहीं करप्शन में जाके आपस में 2+2 हो जाता है, जिसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। और मुझे अभी भी डाउट है कि तमाम कामयाबी अपोजिशन का सिरा जो है
वो पीपल्स पार्टी के हाथ में है। अगर पीपल्स पार्टी स्ट्रांग रहती है और अगर ये पीटी के साथ खड़ी हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये सर अगर के साथ आपने बढ़ा ये अगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट एंड अगर के साथ आपने बोला है कि अगर हो जाती है क्योंकि किसी चीज पे इनका ख्वाहिश होगी सर, मुझे अगर के साथ तो ख्वाहिश होगी, चेंज हो जाएगा। ये हमने पूरी अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश की, हम उनको लेकर आए, टीओआरएस पे हमने सबको मुतहद करने की कोशिश की। देखे ना, हमने तो कोई झूठ तो नहीं बोला। मैं जवाब ले लूं पहले। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे कि शायद जो बयान दिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो अंदर की खबरें ये दे रहे हैं, देखो ना, अंदर की खबरें नहीं, ये तो बात मीडिया के ऊपर आई। मैं इजलास की बात कर रहा हूं। सर वो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिमांड नहीं की कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को जो है स्टेप बैक कर देना चाहिए? इजलास ने तकरीर में भी कहा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर में कोटली के जलसे में ये बात नहीं नहीं, मैं तकरीर में जलसे की बात नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो क्लियर है ना। मैं कोई और बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो तमाम ऑपोजिशन जमातों का इजलास था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का एक इजलास हुआ था आधा घंटा पहले, और उसमें वो जो लाइन दी गई थी इजलास में जब आया तो वो चेंज थी। अब उसके ऊपर ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि वो क्यों शिफ्ट आया, क्या वजूहात थी, ये पीपल्स पार्टी बता सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चेंज हुआ। एग्जैक्टली, जो चेयरमैन साहब का स्टांस था उससे अलग होके जो है एग्जैक्टली, इसलिए कि उस इजलास के अंदर हमारी जमात बैठी थी, रिप्रेजेंटेशन थी, वहां सारी बातें हुई। वहां उन्होंने स्ट्रांगली, खुर्शीद शाह साहब के मैंने अल्फाज आपको कोट कर दिए कि उन्होंने कहा कि हमें इस हद तक नहीं जाना है, इस्तीफे तक नहीं जाना है। अच्छा, अब आ जाए जरा, आपने जो सवाल किया था वो अवामी राब्ता मुहिम वाला। मैं तो ये सीधा सीधा कह रहा हूँ कि इलेक्शन कैंपेन है और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, और पब्लिक में जिस तरह वो जा रहे हैं वो आपको भी पता है कि क्या हाल है, पब्लिक किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर रही है या कितना उनका, अगर आप वसाइल देकर और लोगों को सिर्फ इसलिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने रोड का अनाउंस करना है या कुछ करना है तो लोग तो पता नहीं खुशी में जा रहे हैं ना। मेन चीज़ ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो ऑप्शंस दो ब्रिगेडियर साहब ने बताए, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं जो मुल्क में डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं ना, वाहिद हल डेमोक्रेसी बचाने की ये दो रास्ते हैं। अगर वजीर आजम साहब और उनकी जमात ये चाहती है कि मुल्क में जमहूरियत डीरेल ना हो और जमहूरियत चलती रहे, तो ये दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करके या तो अपनी पार्टी में से किसी शख्स को ऊपर ले आए और उसको वजीर आजम बनाए, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट चलती रहे, ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी ना पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट नून की रहेगी, लेकिन वजीर आजम साहब अपने आप को क्लियर करवा रहे हैं। अगर वो क्लियर हो जाते हैं वो दोबारा अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। मुत्तफिक है तमाम सियासी जमातें इस पर? देखिए मसला ये है कि ये जो चॉइसेस जो ब्रिगेड एक चीज आप नहीं समझते, अगर मुत्तफिक ना हो सियासी जमातें और एक पेज पे ना हो तो ये कहीं बेनिफिट मिलेगा हुकूमती जमात को? देखिए अब तक मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी, गवर्नमेंट चल बुनियादी तौर पे इसलिए रही थी कि ऑपोजिशन डिवाइड थी। मैं बहुत क्लियरली आपके चैनल में बता रहा हूं कि अगर ऑपोजिशन डिवाइड ना होती तो ये गवर्नमेंट 3 साल चलने वाली नहीं। लेकिन आप ये समझते कि अगर सही तरीके से आप प्रेशर बिल्ड करें और मुतालबा आपका दुरुस्त हो और अवाम आपके साथ हो तो आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं चीफ, जैसे आपने धरने में किया। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूं, उस वक्त भी जब हमने कहा, तमाम जमातों ने हमारे आपके साथ कोई भी नहीं था। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरा जो मुतालबात हमने कहे थे उन सब पे सिवाय वजीर आजम के इस्तीफे के हर सियासी जमात ने उसको इंडोर्स किया था, और जब जुडिशियल कमीशन बना तो तमाम सियासी जमातें पेश हुई कोर्ट में, अपने अपने बयानात भी रिकॉर्ड कराए, सब कुछ। तो मतलब कहने का ये है कि हमें उस पर भी कहा आप सोलो फ्लाइट करें, हम सोलो फ्लाइट तो नहीं कर रहे, उस वक्त भी हमने तमाम ऑपोजिशन बातों को कहा। तरीकाकार से हमें इख्तिलाफ था ना, किस चीज के? देखें जो एलिगेशन लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि बाहर पार्लियामेंट के बाहर धरने पे ना बैठे ना, तो आप ऑप्शन दे देते ना। जो एलिगेशन लगाते आपने ऑप्शन भी तो नहीं दिया, उस पे होता है। अगर एक चाहिए था उसको प्रूफ। एक सेकंड मेरी बात सुन लें, मेरे भाई बात सुनिए। अगर आप एक सेकंड मुझे राज साहब कंप्लीट करने दें, अगर हम एक गलत तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं तो आप सही तरीकेकार बता देते कि यार ये करना चाहिए। आपने तो वो भी तो नहीं कुछ कहा। पार्लियामेंट में वेलकम कहा ना जब आप वापस आए भाई, आप पार्लियामेंट में, यार पार्लियामेंट में क्या हुआ? ये कहते थे आप पार्लियामेंट का जो फोरम है उस पे बैठे, आपने इस्तीफे दिए, अच्छा मुझे बताएं 3 साल इस्तीफे वापस किए, मुझे बताएं कई माह तक आपने उधर लोगों को बिठा के रखा। मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, मुझे आप ये बताएं कि क्या में ही एक पार्लियामेंट के अंदर आज तक 3 साल में हुआ क्या है, मुझे जरा ये बता दीजिए। मैं इनकी बात से इख्तिलाफ करता हूं कि उन्होंने जैसे बात की कि जी गवर्नमेंट अगर अपोजिशन एक साथ होती तो नहीं चल सकती थी। हम किसी की गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते। अगर अवाम ने मैंडेट दिया है, अपोजिशन का काम क्या होता है मुझे जरा ये बता दीजिए। अपोजिशन का काम गवर्नमेंट गिराना नहीं होता, माजरत के साथ क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है? हुकूमत को गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखना होता है, उसकी चेक एंड बैलेंस और उसकी निशानदेही करना होता है।
गो उसकी हुकूमत गिराना नहीं होता, ये थोड़ी सी नहीं गिराने की बात मैं नहीं कर रहा। आपने कहा ना, आपने पहले कहा कि अगर अपोजिशन मुतहद होती तो ये 3 साल गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। एग्जैक्टली मैंने ये कहा, उसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट की इतनी गलतियां, इतनी खामियां थी कि आप सिर्फ बयान देंगे और फिर बात कुछ और कह देते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल डेमोक्रेट लेवल पे ये हो गई कि 4 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे, ठीक है 6 महीने। लेकिन अभी ये तरमीम तो नहीं हुई है, लेकिन जो मेरी है इन्फॉर्मेशन की, ये अंडरस्टैंडिंग हुई है काफ़ी हद तक। बात ये कि 6-7 महीने 8 महीने के बाद ये नहीं, लेकिन आप ये इस टेन्योर के बाद की बात कर रहे हैं, ये इसको ऐड करके आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन 2018 के अंदर जो होने थे 2017 में। यस, ये काफी हद तक ये चल रही है। बाद में आपको बता रहा हूँ वजह क्या है सर। ये हाँ ऐसे आया भाई, ऐसी अच्छा ये बात आज से नहीं है, ये तो जब चल रही है काफी। अच्छा देखें 6-7-8 महीने रह गए हैं, ऑपोजिशन को चाहिए, 4 साल कर दी जाए। ऑपोजिशन को ये चाहिए कि बजाय इस स्टेज के ऊपर अपने आप का स्ट्रक्चर ठीक करें। ख़ास तौर पे मैं फिर पीटीआई के ये पार्टी को ये कह रहा हूँ कि अपना स्ट्रक्चर ठीक करें 6-7 महीने में, और उसके बाद इस दौरान में प्रीमियर लाइन इतनी डाउन खुद ब खुद होगी, जो स्कैंडल इनके आए हुए हैं, अगले से इनको इलेक्शन का बहुत फ़ायदा होगा। इस स्टेज पे अगर प्राइम मिनिस्टर खुद अगर डिज़ोल्व करवाते हैं तो ही इज़ इन अ विन विन सिचुएशन, उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। एक तो वो सिंपैथी वोट लेंगे, प्लस उसके बाद सिंपली वोट की जो हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करने दिए, खुद इस्तीफा दे रहे हो माजरत। इसीलिए नहीं पहले तो इल्जाम लगाया जाता था कि जबरदस्ती घर में किया जाता है, आप तो फायदा है देंगे तो फिर सिंपैथी वोट का वो कहेंगे देखें जी हमने अपने आप को डिसॉल्व कर दिया। 62-63 भी आएगा ना, नहीं वो तो अभी भी आ जाएगा। नहीं देखो सारी पार्लियामेंट में फिर जो है ना पता नहीं पूरा बात है ना, फिर आपने जो झूठ बोला हुआ है, जो आपने चीजें डिक्लेयर नहीं की, एक बंदे का तो नहीं है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबके लिए आएगा 342 का जो हाउस है, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। अगर आप ये बात करते हैं, इसके लिए बेहतर ये है कि जो अगर वो जाते हैं उनको फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो मॉरली होंगे, देखें जी हम अब आपके पास चले गए हैं, हमारे पे इल्ज़ाम था, हम आपके पास आ गए हैं, आप हमें वोट दे रहे नहीं, अगर वो जीते हैं तो देन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड पे आ जाते हैं। जरा थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ा दूंगा जो आप बात कर रहे हैं ना। अगर आपको याद हो नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर जिसपे उन्होंने कहा था मैं ना डिक्टेशन लूंगा ना सारा कुछ करूंगा, और रिजाइन कर गया था, उस तकरीर के फौरन बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और किस तरीके से किया तो अलग बात है, लेकिन सिंपैथी अगली रात और फौरन सिंपैथी वोट वो लिया। वो अपनी जाके उस तकरीर की क्लिप चलाते थे अपने जलसों में कि देखो मैंने ये, आप समझते हैं ऐसे हैं। देखिए मसला फिर वही आता है कि अब ये गवर्नमेंट के ऑपोजिशन जमातों पर से सर करप्शन और उस वक्त वजीर आजम साहब पे करप्शन और इस तरह के इतने एक्सट्रीम पे चार्जेस नहीं थे कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उनको इस्तीफा देने की जो ऑप्शन है वो पार्लियामेंट की जानिब से ली जा रही हो। उस वक्त जो मुतालबा आ रहा था वो आप भी बेहतर जानते हैं कि कहां से आ रहा था। नहीं देखिए चार्जेस उस वक्त भी करप्शन के थे, फर्क पता है क्या, मुतालबा भी आ जाना है, लेकिन जो मुतालबा पहले आया था उसी तरह से आया था, वहीं से लॉगर रहेंगे तो ये होगा। बेहतर बता सकते आप देखें ना, अगर जिन हालात में आप मुल्क को एक अफरा तफरी में डाल दें, अनसर्टेनिटी में आ जाए, आपकी उस वक्त आपकी और बाकी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, दुनिया आपका तमाशा देख रही है, तो दैट इज़ द टाइम एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो आपको एंड डिसाइड करने चाहिए। और वो ये नहीं कि बात ये कि प्राइम मिनिस्टर डिज़ाइन करते हैं एक फिर कोलिशन गवर्नमेंट बना लें, सबसे बेहतर है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए। ऑनेस्टली पाकिस्तान की रेसिपी ये रेसिपी हल निकालना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ले ये सबसे बड़ा हल है कि नेशनल गवर्नमेंट बना के ये सारे रिफॉर्म। आज वैसे मुझे हैरत हो रही है, ये वाहिद फौजी है मेरा भाई जो कम से कम जमहूरियत को बचाने की बात कर रहा हूं मैं, बाइकआउट कोई और पता नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर के स्टेप डाउन होने से सब लोगों के अच्छे बाकिरदार मिनिस्टर 10-12 बन जाते हैं, और उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी ले आते हैं, करप्शन के खिलाफ भी जो एक्टिविटी है वो भी हो जाती है। 3 सालों में काम नहीं हो पाया, आप ये कह रहे हैं कि यस 90 डेज के अंदर सब ये काम हो जाएंगे। 90 नहीं हो सकते, 2-3 साल भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन वैलिडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप जाते हैं कहते हैं ये हालात है मुल्क के, आपने ये चीज़ें करनी है, आपका सेंसस नहीं हुआ, आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुआ, आपने अगर ये इलेक्शन 3 साल गुजर गए, 3.5 साल गुजर गए, कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये चीज़ों के लिए मुल्क की रेसिपी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए आई स्टिल फील दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो हम 3-4 ऑप्शन के हवाले से नाजरीन जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और आज का जो अहम इजलास होने जा रहा है, वज़ीर आज़म जो इस इजलास में आएंगे और पार्लियामेंट के हवाले से खिताब भी करेंगे पूरे पार्लियामेंट से, क्या मुस्तकबिल का मंजरनामा होगा सियासी, उस पर गुफ्तगू का ये सिलसिला जो है स्पेशल ट्रांसमिशन की सूरत में जारी रहेगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाने, देखते हैं बिजनेस प्लस।
कमीशन जारी थी, बात की जा रही थी हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, और अगर बात की जाए अपोजिशन जमातों के हवाले से तो जो मुतालबात या सवाल या एक्सपेक्टेशंस अपोजिशन जमातों को है वज़ीर आज़म साहब के खिताब के हवाले से, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा। ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, आपने 2 ऑप्शन दिए जो कि अगर हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बड़े ख़तरनाक आपने दे दिए। आपने कहा वज़ीर आज़म साहब को दोनों ऑप्शन में घर चले जाना चाहिए। दोनों 2 ऑप्शन है, उसके बाद तीसरी ऑप्शन दी कि फिर आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व भी कर सकते हैं, वो उसी में उसमें भी घर जाना पड़ रहा है ना सर, जाना पड़ता है। और सेकंड देखिए सर, आप किसके एजेंडे पे बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ पाकिस्तानी एजेंडे पे काम कर रहा हूँ और मैं ये बात बता रहा हूँ कि देखें इस वक्त सारा ओनस गवर्नमेंट के ऊपर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के ऊपर है। रूलिंग पार्टी को चाहिए कि वो इसको इस नहज पे ना लेके जाए जहाँ पर ये लॉगर हेड हो और बाद में कहीं ना। अच्छा आरिफ साहब, सबसे अहम चीज़ ना, आप ये समझते हैं हम 2013 के इलेक्शन के बाद से आज तक का अगर सिनेरियो देखा जाए उसमें धरना भी आया, नेशनल एक्शन प्लान की भी सूरत हाल आई और बहुत से अहम इश्यूज़ आए, कराची एयरपोर्ट का वाक़या आया और बहुत सारे अहम इश्यूज़ आए, आप ये समझते हैं कि हमने खुश असलूबी से उस तरह हैंडल किया जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम ये समझते हैं कि 5 साल के दौरे हुकूमत पर तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया गया तर्ज हुकूमत के ऊपर, लेकिन इश्यूज़ को हैंडल करने की अगर बात की जाए, धरना तारुल कादरी साहब ने उनके दौरे हुकूमत में भी दिया जब वो लास्ट ख़त्म होने वाली थी उनका टेन्योर, उसके बावजूद उन्होंने बड़े खुश असलूबी के साथ किया, तसादुम की सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। आप ये समझते हैं अहम इशूज़ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी अपने अगर साहब का अदवार में भी देखा जाए उस तरह अच्छे तरीके से हैंडल करने में नाकाम रहा? राजा साहब, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की जितनी भी कमज़ोरियों की हम बात करें ना, लेकिन जो डेमोक्रेटिक वे से जिस तरीके से वो हल मसले मसाइल करते थे, जितने चौधरी इफ्तिखार साहब के होते हुए उनके ऊपर क्राइसिस गुजरे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर एक्शन किए गए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत खुश असलूबी से अंजाम दिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट जरदारी साहब को सियासी तौर पे मैं कहूँगा कि उनको बहुत समझ बूझ थी और उन्होंने जिस तरह उनके हवाले से मैं ये नहीं कह रहा कि एक राय ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके लिए कैंपेन डिजाइन की जाती थी मीडिया के ऊपर और 5 साल उनकी अगर कहा जाए कैरेक्टर असैसिनेशन की गई तो गलत ना होगा, उसके बावजूद उन्होंने तमाम इश्यूज के ऊपर बात 5 साल पूरे किए और उन्होंने चलाई, पूरे 5 साल हुकूमत भी चलाई और इलेक्शन भी करवाए। यहाँ पर इनकी PMLN की प्रॉब्लम ये है कि इनमें सोच समझ सियासी नहीं है, ये चीज़ों को उस वक्त हल करते हैं जब समझते हैं कि कॉर्नर में जाके वॉल से लग गए हैं, उस वक्त जाके ये कोई ना कोई हल देखते हैं। उससे पहले अच्छा चले, आप अगर आपको देखा जाए, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, ख़ुद भी अहम इदारों के जो सरबराह की हैसियत से आप काम कर चुके हैं, आपके ख्याल में जिस तरह पनामा लीक्स के इशू के हवाले से पेपर लीक्स हुए थे और डिमांड की जा रही थी, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए था मौजूदा हुकूमत को? और इंटरनेशनल फोरम पे अगर देखा जाए तो आप ये समझते हैं उसी तररह का कुछ होना चाहिए था? क्योंकि डेविड कैमरॉन साहब के हवाले से अगर हम देखें, उन्होंने अपना तमाम टैक्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स थी वो पेश कर दी पार्लियामेंट में, आइसलैंड के वज़ीर आज़म जो हैं वो विड्रॉ कर जाते हैं, बाकी इस तरह के हमने देखा कि इश्यूज़ को आइनी और कानूनी तौर पर हैंडल करने की कोशिश की जा रही थी। देखें, ये तो पीपल्स जो हमारे एक मुल्क का रवाज है, डेमोक्रेसी में कोई भी रिज़ाइन करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में आसान तरीका था कि ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जब अगर कथा कलामी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद है और काफ़ी बेसब्री से हमें अपडेट देने के लिए मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि वो जो अहम इजलास जारी अपोजिशन जमातों का क्या लाहे अमल मुस्तकबिल का तय किया जा रहा है। जी यासीन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी राय साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका हुआ है खासी देर से। इजलास में जो है खुर्शीद शाह हैं, एजाज हसन हैं, परवेज लाई हैं और शेख रशीद भी मौजूद हैं और उनके अलावा आफ्ताब शेरपाव हैं, जहांगीर तरीन हैं, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, शहरी रहमान, इसरारुल्लाह जहरी भी इस इजलास में शामिल हैं। और मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में चीफ जस्टिस के खत पे मुशावरत भी हुई है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इजलास है उसमें बहुत सारी चीजें जो है उनको देखा जा रहा है और ये तमाम चीजों का फैसला जो है जब वजीर आजम ईवान में आएंगे, अपना खिताब कर लेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लाया अमल तय कर लिया जाएगा, क्योंकि तमाम अपोजिशन में रहनुमा जो है वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। तमाम जमातों के रहनुमा इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है और उनका इजलास जारी है और उनका कहना है कि जो भी लाया अमल तय किया जाएगा वो वजीर आजम का जो खिताब है और उसके रद्द अमल में हम अपना जो लाया अमल तय करेंगे। वो क्या लाया अमल क्या डिसाइड किया जा रहा है? वजीर आजम साहब का खिताब हो जाता है, अपोजिशन रहनुमाओं की जो है तकरीर हो जाती है, आगे के हवाले से किस तरह का लाया अमल डिसाइड किया जा रहा है? अगर मुतालबात ना माने गए, क्या ऑप्शन, आपने जिस तरह पहले कहा था कि ऑप्शंस के तौर पर इस्तीफे भी अपोजिशन जमातों के हवाले से सामने आ रहे हैं, आपके अब जो ये अहम इजलास हो रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, क्या जो है लुबे लुबाब बाहर आया, क्या कंक्लूजन बाहर आ रहा है इस हवाले से?
अभी तक जो अपोजिशन का इजलास है उसमें जराए ने हमें ये बताया है कि अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जो है वो वक्त जाया किए बगैर अपोजिशन के TROs पे बात करे और वजीर आजम की तकरीर जो है उससे कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वजीर आजम की तकरीर किसी भी मसले का हल नहीं है। और उसके बाद अपोजिशन का ये भी कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन के लोगों के नाम भी ऑफशोर कंपनियों में आए हैं, सिर्फ वजीर आजम का नहीं, लेकिन एक रोड मैप जरूर बनना चाहिए, कमीशन भी बनना चाहिए और जिसमें सबकी तहकीकात हो, जिन लोगों के नाम पनामा लीक्स में है, चाहे वो साबिक़ इक़्तिदार है या अपोजिशन में है। लेकिन इस वक्त जो वक्त की अहम जरूरत है कि जब लीडर जो है उसका एहतसाब नहीं होगा तो फिर बाकियों का एहतसाब भी नहीं हो सकता, क्योंकि लीडर को चाहिए कि वो अपने आप को पेश करें। जैसे कि इमरान खान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, मेरी भी ऑफशोर कंपनी है, मैं बिल्कुल जवाबदेह हूँ, मैं ऐवान में आ रहा हूँ, पार्लियामेंट हाउस में आ रहा हूँ, मुझसे भी पूछा जाए मैं हर चीज को क्लियर करके उठूंगा। अगर हम लोग अपने आप को क्लियर नहीं कर सके तो हम वजीर आजम का भी कोई एहतसाब का हक नहीं रखते। अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं इस चीज पर राय साहब कि हर सूरत में जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और उनकी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है अदील आपका, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुतालबा वज़ीर आज़म साहब की तकरीर की हद तक ही है, वज़ीर आज़म साहब आ जाएं पार्लियामेंट में, तकरीर करके घर चले जाएं, बाकी सारे इश्यूज़ वैसे के वैसे रह जाते। आउटपुट क्या निकलेगा आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से? क्या पनामा के इश्यूज़ के ऊपर तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे? जुडिशल कमीशन के क़याम के बाद क्या आइनी उसके अंदर तरामीम कर दी जाएंगी, कानूनी तरामीम कर दी जाएंगी? क्या तहकीकात का अमल जो है शफाफ तरीके से खुश असलूबी के साथ वो शुरू हो जाएगा और इख्तिताम पजीर भी होगा? कोई आउटपुट निकलता हुआ नज़र आता है? ये डिमांड करना कि वज़ीर आज़म साहब जो है पार्लियामेंट में आए और अपनी स्पीच के ज़रिए जो है वो एतमाद में लें या जवाब दें, आप ये समझते हैं ये हल था या हल है? देखें, वो स्पीच के ज़रिए ऐसा नहीं है कि वो स्पीच करेंगे और चले जाएंगे, वो एक लाए अमल देंगे आइंदा का। उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने आज क्या बात की है कि वो इसमें वो करना चाहते हैं एहतसाब, कोई तरीक़ाकार ऐसा वजह कि करेंगे अपनी तकरीर में, एक लाए अमल बताएंगे कि जी इस तरह नहीं इस तरह होगा, तो फिर तो ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है जॉइंट अपोजिशन अपना एक बैठ के जो भी है नेक्स्ट आगे का लाए अमल बनाएगी कि अब क्या करना है। पहले हम ये चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आना चाहिए और एक पार्लियामेंट के फोरम पे आके बताना चाहिए अपने आप को। ये मतलब आप हल समझते हैं? देखिए, ये हल नहीं है, हल तो वो देंगे, वो बताएंगे इसका लाए अमल आगे का। और अब ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद पता चलेगा कि वो क्या चाह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की आज आके। जैसा कि आपने देखा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो आके आज जो है ना वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट की विल नज़र आ रही है इस मामले को सेटल करने की, या वो फिर उसी तरह अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अच्छा इसरार साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था अपने मीडिया टॉक्स के अंदर, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब 4 सवालात के जवाब दे दें, सवालनामा बाद में 7 सवालात का आया, उन्होंने 4 सवालात के जवाब दे दें, हमें कोई जुडिशल कमीशन के बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बखेड़े में ही नहीं पड़ते। आप समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब जो डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब के चेयरमैन साहब की जानिब से आई है, अगर उन 4 सवालात के जवाब दे दिए जाते हैं और उससे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातें मुतमईन हो जाती हैं तो इसको फिर आगे जो है अबव द बोर्ड जो क्या कहते हैं एहतसाब का अमल शुरू करने की बात की जा रही थी, उस तरफ जा सकेंगे? बिल्कुल जी। देखें, ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती दोस्ती तो ना पीपल्स पार्टी की है ना PTI की है मियां नवाज शरीफ साहब से, कि अगर वो जो इशू क्या है, इशू ये है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, एक तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई अपने एसेट्स में, दूसरा उसकी माली उसकी जो ट्रेल ऑफ मनी है उसके ऊपर है। वो अगर ये सारी चीज़ें बता देते, जवाब दे देते हैं तो हमें क्या एतराज़ है, वो 5 साल अपने पूरे टर्म करें। लेकिन अगर वो इसको नहीं बता सकते, कहानियां जिस तरह उन्होंने 2 जो कौम से खिताब किए उसमें उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की सिवाय इसके कि कहानियां सुनाएं, तो आज कौमी असम्बली में कहानी अगर सुनाएंगे तो मेरे ख्याल में हल नहीं निकलेगा, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। वजीर आजम साहब के पास ऑप्शन महदूद हैं। ऑप्शंस जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस ने भी कहा कि या तो वो बताएं कि ये पैसा कैसे गया और किस जरिए से ट्रांसफर हुआ सारा कुछ, या फिर वो स्टेप डाउन करें। और अगर वो मुतमईन हो जाते तो आप ये कहते हैं कि फिर जो एहतसाब वाला जो वो पॉइंट था TORs का कि वजीर आजम से एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए, उससे आप मुतमईन हो जाते हैं? पहले कह चुका हूं कि अगर गवर्नमेंट क्लियर हो जाती है तो फिर तमाम ऑपोजिशन पार्टियों का एहतसाब गवर्नमेंट कर सकती है, इदारे उसके अंडर आते हैं, ऑपोजिशन पार्टियों के अंदर तो नहीं आते। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के अमीर कराची जमात क्या कहते हैं कारी उस्मान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब।
वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कारी साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का एक इजलास के जरिए जो है तकरीर करना अब से कुछ देर बाद शुरू होगी पार्लियामेंट में। आप क्या देखते हैं कि जो मसाइल पानामा लीक्स के हवाले से जनरेट हुए हैं, जो शुरू हुए हैं, उसका कुछ वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के बाद से कुछ हल होता हुआ नजर आ रहा है मसला? देखें जी, ये तो वैसे हर तरफ से कहानियां हैं और एक मंसूबा है। आपसे मैं थोड़ा सा ये अर्ज करूंगा कि क्या इस फहरिस्त में पूरी दुनिया के अगर लोग शामिल हैं और इजराइल और अमेरिका का कोई एक फर्ज नहीं है, तो इसकी क्या वजह है और इसकी पुश पे क्या मंसूबाबंदी है और ये इस मुल्क और हमारे इस मुल्क का खजाना कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है तो इसमें वैसे तो इस वक्त ये जितने लोग हैं वो सारे सामान के हैं और जो सवाल उठाने वाले हैं उनके हाथ भी काले हैं और जिनसे सवाल किए जा रहा है उनके हाथ भी काले हैं। तो इस हवाले से तो हम यही कहेंगे कि एहतसाब तो है वो खड़ा होना चाहिए और हर एक का होना चाहिए। ये नहीं है कि जो शोर बचाए उनकी शोर को देखा जाए और हकीकत को नजरअंदाज किया जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ सब जो है इन चोरों का नहीं, लेकिन एहतसाब के अमल से तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कारी साहब। एहतसाब के अमल से किसी को इख्तलाफ नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल जरूर होना चाहिए। इस वक्त जो डिवीजन आ रही है अपोजिशन जमातों और हुकूमती अगर जमात की जानिब से अगर कोई जो इबहाम मौजूद है या कन्फ्यूजन मौजूद है या इख्तलाफ मौजूद है, तो उनका ये ख्याल है हुकूमती जमात का कि अबव द बोर्ड, जिस तरह आपका ख्याल है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, जबकि अपोजिशन जमातों का ये ख्याल है कि वजीर आजम साहब से इब्तदा होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये इसके अंदर वजीर आजम साहब अगर क्लियर आते हैं उसके बाद जिसका मर्जी एहतसाब करना है वो कर लें। देखिए, चूंकि मैं तो न वजीर आजम साहब का वकील हूँ न उनकी जमात का वकील हूँ और न मुझे इस तरह की कोई बात करनी है, लेकिन मैं पूछूंगा इस हवाले से कि क्या ये आज जिस अंदाज से ये चीज शुरू हुई है ये कब से नहीं थी? क्या जरा पीछे चल के सबको क्यों इस लेन पर नहीं लिया जाता है? और इस वक्त जो भी जमात इस मसले को उठा रही है, अगर कोई मुखलिस है इस मुल्क और कौम के लिए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें जो कुछ लग रहा है वो तो दाल में दाल काला काला नजर आ रहा है और यहाँ तो कुछ और तो तरफ लेके जाया जा सूरत हाल को। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि अब जब वजीर आजम सर, वैसे आपने जिक्र किया कारी साहब माजरत कता कलामी के लिए, मैं अर्ज करूँ नहीं किस तरफ जा रहे हैं? आपने कहा कि ये हालात जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं, ये जरा रोशनी डालिएगा कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। देखें गुजारिश ये है कि मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जिस अंदाज से इस चीज को हवा दी जा रही है, उठाया जा रहा है, जब अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त, जाहिर सी बात है कि जब अगर उन पर कोई इस किस्म के एतराजात हैं तो उनका जवाब उनको देना चाहिए, वो देंगे। लेकिन इससे हट के हमारे यहाँ अदलिया मौजूद है और चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें नोटिस लेती और वो इस हवाले से कोई किरदार अदा करते और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ होगा। तो आज देखा जाएगा कि वजीर आजम साहब क्या कहते हैं और क्या सवाल जवाब होता है, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। फिर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम बना लें और उसके बाद मैं जिस तरह कहते हैं कमीशन जॉइंट बनाए और मेरा एहतसाब करें, उसके बाद सबको लेकर क्लियर हो जाए। अब 8 हफ्ते के बाद हम उसी स्टेज पे बैठे हुए हैं। इस स्टेज के ऊपर आपकी पार्टी क्या समझती है कि प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए, उनको अपने आप को पेश करना चाहिए, जिससे इमरान खान ने भी कहा जी मेरा भी साथ कर लें, दोनों का इकट्ठा एहतसाब हो जाए और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट चल पड़े ताकि हुकूमत अपना काम करे और ये जो एक अनसर्टनिटी मुल्क में आ गई है, सबके लिए आ गई है, इससे निजात मिले और कौम कोई अच्छी डायरेक्शन में काम करे। कारी साहब हमारे साथ हैं? अच्छा, वो तकनीकी ख़राबी की वजह से वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, आपका वो सवाल नहीं सुन सके। आप ये समझते हैं कि आपके नज़दीक ये मामला जो है वो बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था? ये अगर प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त जब इन्होंने स्पीच की है अगर ये कहते कि मैं बात यह है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी में हम नॉमिनेट कर देते हैं, एक हफ्ते में बैठ के TORs बना लें, उसके बाद जिस तरह ये दोनों ये
जो मैंने बनाई है, पार्टीज बनाई हैं, ये बैठ के डिसाइड करें कि कैसे एहतसाब करना है। मैं मौजूद हूँ, मेरी फैमिली को क्लियर करें, उसके बाद नया एहतसाब हो। तो आज ये मेरे ख्याल में और 8 हफ्ते गुजर गए होते इस काम को और काफ़ी हद तक काम शुरू भी हो गया। अच्छा, कुछ मेरे ख्याल में अगर हमारे रिपोर्टर जो हैं यासीन हाशमी साहब अगर उनको लाइन पे लें तो कुछ अपडेट्स के हवाले से वो मैसेजेस कर रहे हैं। सेनेट से वॉकआउट और बाइकआउट का फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में किया गया है। जब तक वज़ीर आज़म सेनेट में नहीं आएंगे कि वॉकआउट जो और बैकआउट जो है वो जारी रहेगा, अपोजिशन का फैसला है। इसके हवाले से हम यासीन जो हाशमी है उनको लाइन पे लेके अपडेट मज़ीद लेंगे। आप ये समझ सकते हैं इतने आसान और इतना इजी इस मसले को हल किया जा सकता था? इसको देखें और कॉम्प्लिकेटेड किया गया क्यों? वजह क्या है? टाइम गेन करने की कोशिश की गई। और दूसरे एपिसोड के हवाले से अगर पनामा लीक्स के पेपर में अगर ऑपोजिशन का ये शायद सोचा जा रहा था कि कुछ और लोगों का नाम आ जाता है तो ये शायद इस तरह की तहरीक या धरना या बेसिकली इनको खबर मिल गई थी, क्योंकि 15 दिन पहले पनामा लीक्स वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कंसर्न को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका नाम आ रहा है, आप अपने आप को क्लियर कर लें बिफोर वी इशू योर नेम्स। तो वो इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी, ये चाह रहे थे कि सबको इन्वॉल्व कर लें और जब एक शोर मच जाएगा तो उसमें काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। आप देखें जब पीटीआई ने 4 हलकों का जिक्र किया, ये नहीं माने, अल्टीमेटली वो धरने में 1.5 साल इंतज़ार किया, उसके बाद वो 35 पंक्चर की बात आ गई, धरने में चले गए। फिर इनकी खुशकिस्मती कि फिर वो जो APS में एक हमला हो गया जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये चीज़ें फिजल्टर हो गई। अब उन्होंने यही सोचा कि जितना डिले करेंगे इलेक्शन जो है वो आपके चीफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर भी कंप्लीट नज़दीक आ रहा है, वो भी वो डिले करना चाहते हैं। आपके ख्याल में अच्छा हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिंध मिराजुल हुदा सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम मिराजुल हुदा सदीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मिराज साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे आपके ख्याल में जो इस वक्त लाए अमल तरतीब दिया जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से और वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से जो पार्लियामेंट में एक्सपेक्टेशंस अपोजिशन जमातों की जानिब से लगाई जा रही है और अवाम की जानिब से लगाई जा रही है, आप समझ रहे कोई मसला हल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक जो हुकूमती रवैया रहा है वो इस मामले को तूल देना चाहते हैं ताकि इसके बारे में किसी किस्म की कोई तहकीकात और कोई हक़ाइक़ अवाम के सामने ना आ सकें और मुख्तलिफ हीरों बहानों से वो इसको डिले कर रहे हैं। जो हुकूमती TOR जिसका ऐलान किया गया और अब चीफ जस्टिस ने भी उसके बारे में अपने कमेंट्स दे दिए, ये बात वाज़ेह हो गई कि वजीर आजम ने जुर्म किया है जब ही वो ऐसे TORs दे रहे हैं कि जिसका फैसला ही ना किया जा सके और इतनी तवालत मामला इख्तियार कर ले कि लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहें। मैं ये समझता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि इस करप्शन के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। फौरी तौर पर ऐसे TOR तश्कील दिए जाएं कि वजीर आजम के बेटों का ये मामला हक़ाइक़ अवाम के सामने आए और जो भी मुजरिम करार पाए वो उसको सजा दी जाए और कम से कम उसको ओहदे से बरतरफ किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बेहतर TORs के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट के ही ज़ेरे निगरानी कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर चीज़ों का फैसला किया जा सके। अच्छा मिराज साहब, आप समझते हैं कि वजीर आजम साहब की जानिब से आपने जिस तरह कहा कि प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, टाइम गेन किया जा रहा है, ऑप्शन के ऊपर अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक राय आई है और वो कह रहे कि महदूद है और इस पर इन TORs के साथ जो है वो नहीं फॉर्म किया जा सकता जुडिशल कमीशन को, आपके ख्याल में कानून साजी के लिए कहा जा रहा है, आप ये समझते हैं कि कानून साजी जो है वाहिद हल होगा और उसका जल्दी जो है हल? वो आवाज आ रही है मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब आपको? हेलो मिराज साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अच्छा, राब्ता मुनक़ता हो गया। वो उन्होंने टाइम गेन के हवाले से कहा। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे नाज़रीन और उसके कमर्शियल ब्रेक के वापसी के ऊपर जो है इसरार अब्बासी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह अमीर जमात इस्लामी सिंध ने कहा कि इस वक्त टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है और मिस हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म साहब स्पेसिफिक TORs को चेंज करके जो है इस मसले को हल कर सकते हैं, क्या वाहिद ऑप्शन यही रह गया और कितना टाइम गेन किया गया? ऑपोजिशन के हवाले से कहा जाए तो ये क्या प्रेशर बिल्डअप जिस तरह किया गया था तो नहीं समझा जा रहा था कि 15-20 दिनों में इसको हल किया जा सकता है, इसको प्रोलॉन्ग किया गया और वजूहात या अगर इश्यूज़ देखा जाए तो क्या ग्रिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इशू के ऊपर कमज़ोर करती जा रही है? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।